नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसमें राजनीति, कानून और सत्ता का एक जबरदस्त टकराव देखने को मिला। जी हाँ, दिल्ली शराब नीति मामला जो महीनों तक सुर्खियों में छाया रहा और अब एक ऐसे नाटकीय मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जिसने दिल्ली से लेकर पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ये शब्द थे अरविंद केजरीवाल के कोर्ट का फैसला आने के ठीक बाद। आप उनकी आवाज में वो महीनों की कानूनी लड़ाई, जेल की सलाखें और राजनीतिक हमलों के बाद मिली एक बड़ी राहत को महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि इस पूरे मामले की जो गंभीरता थी उसका एक प्रतीक था। 23 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें इस केस में बरी कर दिया गया। जी, सिर्फ अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ही नहीं, बल्कि सीबीआई की चार्जशीट में शामिल हर एक शख्स को क्लीन चिट मिल गई। मतलब अदालत ने सीबीआई के पूरे केस को ही एक तरह से खारिज कर दिया। तो देखिए, हुआ ये कि दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। पर यह कोई आम बरी होने वाला मामला नहीं था। कोर्ट ने तो सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया। मतलब उसे सुनवाई के लायक ही नहीं समझा। ये किसी भी जांच एजेंसी के लिए आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा झटका होता है। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर कोर्ट ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में सीबीआई की जांच पर बहुत तीखी टिप्पणियां की। उन्होंने जांच में कुछ ऐसी गंभीर खामियों की तरफ इशारा किया जिसने पूरे मामले की नींव ही हिलाकर रख दी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कोर्ट को सीबीआई के केस में आखिर क्या-क्या कमजोरियां नजर आईं। जरा जज साहब के इन शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में ही आंतरिक विरोधाभास हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एजेंसी की अपनी ही कहानी में कई बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थीं। और जाहिर है, जब आपके केस की बुनियाद ही इतनी खोखली हो तो फिर उस पर साजिश की इतनी बड़ी इमारत कैसे टिक सकती है। देखिए, किसी भी करप्शन केस की जो जान होती है ना, वो होता है क्विड प्रो क्वो, यानी कुछ के बदले कुछ। क्या पॉलिसी बनाने के बदले कोई पैसा लिया गया? कोर्ट ने पाया कि सीबीआई इसका एक भी दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश नहीं कर पाई। कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं जिससे यह साबित हो कि केजरीवाल को कोई भी आर्थिक फायदा पहुंचा। तो संक्षेप में कहें तो कोर्ट ने कई बड़ी बातें कहीं। पहली, केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। दूसरी, सिसोदिया के खिलाफ तो पहली नजर में कोई मामला ही नहीं बनता। पूरी की पूरी चार्जशीट सिर्फ अनुमानों और अटकलों पर आधारित थी। और सबसे गंभीर बात जो कोर्ट ने कही वो ये कि ऐसा लगा मानो जांच सबूत खोजने के लिए नहीं, बल्कि एक पहले से तय कहानी को साबित करने के लिए एक पूर्व निर्धारित रास्ते पर चल रही थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अदालत इससे भी एक कदम आगे गई। कोर्ट ने एक जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर दी। अब ये एक बहुत ही कड़ा संदेश था कि अदालत जांच की प्रक्रिया में मिली खामियों को कितनी ज्यादा गंभीरता से ले रही है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? इतनी बड़ी जांच, इतनी गिरफ्तारियां और फिर ये इतना नाटकीय फैसला। आखिर इस हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई की जड़ें कहां हैं? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला दिल्ली सरकार की उस विवादित शराब नीति से कैसे शुरू हुआ, जिसे बाद में सरकार ने वापस भी ले लिया था। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये इस केस के पूरे उतार चढ़ाव को दिखाती है। शुरुआत हुई जुलाई 2022 में उपराज्यपाल की शिकायत से। फिर आया मार्च 2024, जब ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। मई में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और फिर जून में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। और अब फरवरी 2026 में आया ये बड़ा फैसला। वाकई ये एक बहुत लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई रही है। अदालत का फैसला तो आ चुका है, पर असली लड़ाई तो अब राजनीतिक अखाड़े में शुरू हुई है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, राजनीतिक गलियारों में बयानों का एक तूफान सा आ गया और एक नई बहस छिड़ गई। बारी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीधा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने इस पूरे केस को आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए रचा गया आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बता दिया है। अब ये बयान आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल नैरेटिव का केंद्र बन गया है। तो इस फैसले पर जो पॉलिटिकल रिएक्शन आए वो बिल्कुल दो अलग अलग ध्रुवों पर बंटे हुए थे। एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत और अपनी कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का साफ कहना है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रहेंगे। और देखिए, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही बात नहीं थी।
टीएमसी से लेकर पीडीपी और आरजेडी तक ज्यादातर विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया। उन सब ने एक सुर में इसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग का एक और उदाहरण बताया, जिससे ये मामला अब सिर्फ दिल्ली का न रहकर एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। तो क्या मान लिया जाए कि ये इस कहानी का अंत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक अध्याय का अंत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। इस कहानी का अगला चैप्टर कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर लिखा जाना अभी बाकी है। फैसले के कुछ ही घंटों के अंदर सीबीआई ने भी ये साफ कर दिया कि वो इसे आखिरी फैसला नहीं मानते। एजेंसी ने ऐलान किया है कि वो इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी। मतलब साफ है, कानूनी लड़ाई का मैदान अब निचली अदालत से ऊपर हाईकोर्ट में शिफ्ट होने जा रहा है। तो आगे की तस्वीर कुछ ऐसी दिख रही है। स्टेप 1, सीबीआई हाई कोर्ट में अपील करेगी। स्टेप 2, ईडी का जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है वो अभी भी एक तलवार की तरह लटका हुआ है, हालांकि इस फैसले के बाद उसकी नींव जरूर कमजोर हुई है। और स्टेप 3, सबसे अहम, राजनीतिक अखाड़ा, जहां दोनों पार्टियां इस फैसले को अपनी अपनी जीत के तौर पर पेश करती रहेंगी। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या ये फैसला एक लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई का अंत है, या फिर ये भारतीय राजनीति में एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा तीखे टकराव की बस एक शुरुआत है? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।